नमस्कार दोस्तों, रोहित जीएस एंड जी के रिसर्च सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक चर्चा का विषय रहा था हमारा कि साहब कृषि क्या होती है, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, मौसम के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया, रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, जायद की फसलों को बेलवाली क्यों कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें उद्देश्य के आधार पर फसलों के कितने प्रकार होते हैं, ये भी अपन क्या करके आ चुके थे, चर्चा करके आ चुके थे। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कृषि में। अगर अपन बात करें कि साहब राजस्थान की दृष्टि से बात की जाए या भारत की दृष्टि से बात की जाए, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि खेत के जोतों का आकार क्या होता है। खेत के जोतों का आकार क्या होता है। अपन बात करें किसको कैसे मापा जाता है या किसमें बात की जाती है, अपन उसमें क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि साहब सीमांत जोत किसे कहा जाता है, तब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 1 हेक्टेयर को क्या कहा जाता है। 1 हेक्टेयर की अगर बात करें, इसे सीमांत जोत कहा जाता है। सीमांत जोत को क्या कहा जाता है, 1 हेक्टेयर कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें दूसरी बात करें कि साहब लघु जोत किसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं लघु जोत की पूछा जाए तो 1 से 2 हेक्टेयर को क्या कहा जाता है, 1 से 2 हेक्टेयर को लघु जोत कहा जाता है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर को। इसके अलावा अपन बात करें लघु जोत किसे कहा जाता है, 1 से 2 हेक्टेयर को लघु जोत कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि साहब मध्यम लघु जोत किसे कहा जाता है। अगर अपन बात करें कि मध्यम लघु जोत की बात करें, 2 से 4 हेक्टेयर को क्या कहा जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर को अपन बात करें, 2 से 4 हेक्टेयर की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है मध्यम लघु जोत। इसके अलावा अपन आगे बात करें, अगर पूछा जाए कि साहब मध्यम जोत किसे बोला जाता है, मध्यम जोत। अगर मध्यम जोत की बात करें 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक, 4 से लेकर जो 10 हेक्टेयर तक की बात करें उसे कहा जाता है मध्यम जोत। क्या कहा जाता है, मध्यम जोत। और इसके बाद अपन बात करें कि भाई वृहद जोत किसे कहा जाता है। कौन सी बात कर रहे हैं अपन, वृहद जोत। कि वृहद जोत किसे कहा जाता है, 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक जो भूमि होती है उसे अपन बात करें तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वृहद जोत बोला जाता है। जैसे एक और बात, अपन जो चर्चा का विषय है कि खेतों के जोतों का आकार क्या होता है, तो अपन बात करें सीमांत जोत किसे कहा जाता है, 1 हेक्टेयर को सीमांत जोत कहा जाता है। इसके अलावा लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर को लघु जोत कहा जाता है। मध्यम लघु जोत 2 से 4 हेक्टेयर को मध्यम लघु जोत कहा जाता है। और इसके अलावा अपन बात करें मध्यम जोत किसे कहा जाता है, 4 से 10 हेक्टेयर को क्या कहा जाता है, मध्यम जोत कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें वृहद जोत किसे कहा जाता है, 10 से अधिक जो हेक्टेयर भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, वृहद जोत कहा जाता है। अब इसके अलावा अपन एक विशेष में बात कर लेते हैं, और वो किसके अलावा से बात कर लें, अपन बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजस्थान की जो इकोनॉमी सर्वे, अगर अपन बात करें आर्थिक समीक्षा, उस आर्थिक समीक्षा के जो डाटा है उसके आंकड़ों पे भी चर्चा करते हुए अपन क्या करेंगे, अपन बात करें इनमें चर्चाओं को करते रहेंगे। जैसे अगर बात करें, पूछा जाए कि राजस्थान में खेतों का, अपन बात करें राजस्थान में खेतों के जोत का औसत आकार, अपन बात करें औसत आकार अगर पूछा जाए, बड़ी शानदार बात है अपने आप में। राजस्थान के आर्थिक समीक्षा में या इकोनॉमी सर्वे में इसका उल्लेख कर रखा है। अपन बात करें राजस्थान में खेतों की जोत का औसत आकार कितना है, अपन बात करें तो औसत आकार निर्धारित कर रखा है 2.73 हेक्टेयर भूमि को। कितना कर रखा है, 2.73 हेक्टेयर भूमि को राजस्थान की अपन बात करें खेतों की जोत में औसत माना गया है। किसको कितना बोला जाता है ये हमने पढ़ लिया। राजस्थान के आर्थिक समीक्षा में खेतों की जोत का औसत आकार कितना निर्धारित कर रखा है, 2.73 हेक्टेयर। इसके अलावा अगर यही तुलना में भारत में बात करूं, अगर पूछा जाए कि साहब भारत में अपन बात करें खेतों के जोत का औसत आकार, खेतों के जोत का औसत आकार की अपन बात करें तो कितना है, औसत की बात करें तो ये 1.15 हेक्टेयर है। कितना है, 1.15 हेक्टेयर। ठीक है साहब। इसके अलावा राजस्थान में खेतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर। भारत में खेतों के जोत का जो औसत आकार है वो कितना है, 1.15 हेक्टेयर है।
ठीक है साहब, ये आर्थिक समीक्षा के बहुत जो इंपोर्टेंट डाटा होता है, ये एग्जाम में क्या है कि कर लिए जाते हैं, एग्जामिनर द्वारा पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अपन आगे बात करें, आगे की जो बात आती है हमारी विशेष चर्चाओं के साथ, वो आता है कृषि में बात करें, कृषि वित्त में योगदान। कि भाई किसानों को जो ऋण लिया जाता है, जो किसान उधार लेते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। तो अपन बात करें आगे की चर्चा में, इसे बोला जाता है कृषि वित्त के प्रकार। कृषि वित्त के प्रकार, वित्त माने पैसा होता है, और बात करें कि भाई जो ऋण लिया जाता है वो कितने प्रकार से उल्लेख आता है। अपन बात करें कृषि वित्त के प्रकार की, तो कृषि के वित्त के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये जो 3 प्रकार के होते हैं, इनमें सबसे पहला होता है, उसे बोला जाता है अल्पकालीन वित्त। क्या बोला जाता है? अल्पकालीन वित्त। इस वित्त की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये अल्पकाल, अगर बात करें अल्प समय के लिए या कुछ समय के लिए दिया जाता है। अगर बात करें अल्पकालीन जो वित्त है, ये 15 महीने के लिए दिया जाता है। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूछा जाए कि भाई अल्पकालीन वित्त कितने महीनों के लिए दिया जाता है, तो साहब ये 15 महीनों के लिए किसानों को दिया जाने वाला क्या है? कृषि वित्त है। अच्छा, इसके अलावा इस वित्त को क्यों दिया जाता है? कि बात करें खाद्य वगैरह की, बात करें खाद वगैरह खरीदना है, कीटनाशक दवाइयां वगैरह खरीदनी, कीटनाशक जो दवाइयां वगैरह होती है उनको खरीदने के लिए किसानों को जो दिए जाने वाला ऋण होता है, उसे कहा जाता है अल्पकालीन वित्त, और ये 15 महीनों के लिए दिया जाता है। इसके बाद दूसरा जो होता है, उसे अगर ऋण की बात या वित्त की बात करें तो उसे बोला जाता है मध्यकालीन वित्त। उसे क्या बोला जाता है? मध्यकालीन वित्त। इस वित्त की विशेषताओं की अगर अपन बात की चर्चा करें, तो मध्यकालीन जो वित्त है वो बात करें, ये 15 महीने से लेकर, ये 15 महीने से लेकर अगर बात करें तो ये कब तक दिया जाता है? ये 5 साल तक दिया जाता है। कितने के लिए? 5 साल तक दिया जाता है। अगर बात करें मध्यकालीन वित्त की, तो मध्यकालीन वित्त है ये 15 महीने से लेकर 5 साल के लिए दिया जाता है। अब ये वित्त किसानों को क्यों दिया जाता है? जैसे कोई पशुओं वगैरह को, भैंस वगैरह गायों को खरीदने के लिए, पशुओं को खरीदने के लिए, और इसके अलावा एक जो शानदार बात आती है कि भूमि में अपन बात करें, भूमि में अस्थायी सुधार, स्थायी नहीं, अस्थायी सुधार करने के लिए ये इस प्रकार के जो वित्त होते हैं, ये क्या करवाए जाते हैं? उपलब्ध किसानों को करवाए जाते हैं। दूसरा मध्यकालीन वित्त, ये 15 महीने से लेकर 5 साल तक होता है, पशुओं खरीदने के लिए दिया जाता है, और भूमि में अस्थायी सुधार करने के लिए इस वित्त को दिया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें जो तीसरे प्रकार का वित्त होता है, उसमें बात करें तो मध्यकालीन वित्त के साथ वो तीसरे प्रकार का होता है, उसे बोला जाता है दीर्घकालीन वित्त। कौन सा वित्त होता है? दीर्घकालीन वित्त होता है। ये लंबे समय के लिए दिया जाता है। अगर अपन बात करें, यह 5 साल से लेकर, कितने? 5 साल से लेकर ये 20 साल तक दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? ये 5 साल से लेकर 20 साल तक किसानों को ये इस प्रकार का ऋण या वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। अच्छा, ये 5 साल से जब 20 साल तक ऋण दिया जाता है, तो इसमें सबसे शानदार बात ये आती है कि ये किसानों को किसके लिए दिया जाता है? यह ऋण की अपन बात करें, यह किसानों को मशीनरी में जैसे बात करें अपन ट्रैक्टर वगैरह, कुछ भी जो कृषि के लिए यंत्र काम में लिए जाते हैं, वह खरीदने के लिए इसको क्या दिया जाता है? ऋण को दिया जाता है। इसके अलावा ये भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए, ये इस प्रकार का ऋण, अपन बात करें दीर्घकालीन ऋण है, वो क्या किया जाता है? उपलब्ध कराया जाता है। एक और बात, अपन बात करें कृषि वित्त के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन वित्त, इसके अलावा मध्यकालीन वित्त और दीर्घकालीन वित्त। अल्पकालीन वित्त किसानों को 15 महीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जैसे खाद्य वगैरह अपन बात करें, इसके अलावा कीटनाशक जो दवाई वगैरह होती है वो खरीदने के लिए। इसके अलावा बात करें, दूसरा होता है मध्यकालीन वित्त, यह 15 महीने से लेकर 5 साल तक किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, पशुओं को खरीदने के लिए। इसके अलावा अपन बात करें भूमि में अस्थायी सुधार करने के लिए ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और तीसरे प्रकार का होता है, उसे बोला जाता है दीर्घकालीन वित्त, यह 5 साल से लेकर 20 साल तक ट्रैक्टर, मशीनरी वगैरह कृषि के लिए। इसके अलावा अपन बात करें भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए, यह दीर्घकालीन जो वित्त है या ऋण है, ये किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद अपन जो आगे बात करें
कि भाई अब ये तो वित्त के या ऋण के अपन बात करिए प्रकार हो गए कि कृषि के लिए 3 प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब बात ये आती है कि साहब कृषि को, अगर कृषि के क्षेत्र में बात करें, जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसके स्रोत क्या होते हैं, कहां से इनको किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है या ऋण उपलब्ध होता है। तो अपन बात करें कृषि वित्त के स्रोत के साथ इनको कहां से, कृषि को कहां से पैसा मिलता है, इसको बात करें अपन 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो बात करें, उसे तो बोला जाता है गैर संस्थागत, भाई किसानों को जो पैसा मिलता है एक तो गैर संस्थागत से मिलता है, और दूसरी बात करें तो ये कहां से मिलता है, ये संस्थागत से मिलता है। अगर बात करें कि साहब संस्थागत और गैर संस्थागत क्या होते हैं, सुनना। गैर संस्थागत में तुम्हारे जितने भी होते हैं सेठ, सेठों से किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे बोला जाता है गैर संस्थागत। इसके अलावा सेठ के बाद में बात करूं साहूकार, साहूकार के अलावा मैं बात करूं इसके अलावा और है जमींदार। ये जो सब होते हैं जमींदार है, और इसके अलावा मैं बात करूं रिश्तेदार है, रिश्तेदार, इनको जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है ये कहां से उपलब्ध कराया जाता है, गैर संस्थागत से उपलब्ध कराया जाता है। साहूकार, जमींदार, रिश्तेदार, सेठ, इनको सबसे जो किसान ऋण लेता है तो उनको तो कहा जाता है गैर संस्थागत। इसके अलावा अपन बात करें संस्थागत में क्या होता है, तो इसकी एक अच्छी विशेषता ये है, जहां पर बैंक शब्द जुड़ जाए तो उसको शामिल किसमें किया जाता है, संस्थागत में। और इसके अलावा जहां पर निजी लोगों की बात की जाए उसे बोला जाता है गैर संस्थागत। तो कृषि में जो ऋण उपलब्ध सरकार को कराया जाता है, एक तो कराया जाता है, अपन बात करें व्यापारिक बैंकों के द्वारा, इसके अलावा मैं बात करूं सहकारी बैंकों के द्वारा, इसके अलावा मैं बात करूं नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड जो बैंक है, ग्रामीण कृषि जो विकास बैंक है, उसके द्वारा ये उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा मैं अगर आगे बात करूं नाबार्ड के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसानों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भूमि विकास बैंकों के द्वारा क्या है, किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को ऋण की बात करें या वित्त की पैसा जो उपलब्ध कराया जाता है वो 2 प्रकार से, एक तो गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत। जहां बैंक शब्द लग जाए तो वो तो आएगा संस्थागत में, और इसके अलावा गैर संस्थागत में बात करें जो निजी आदमी होते हैं जैसे सेठ है, साहूकार, जमींदार, रिश्तेदार, इनसे किसानों को कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए जो पैसा या ऋण लिया जाता है उसे बोला जाता है गैर संस्थागत। इसके अलावा संस्थागत में शामिल होने वाले व्यापारिक बैंक, इसके अलावा सहकारी बैंक, इसके अलावा नाबार्ड, इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इसके अलावा अपन बात करें तो भूमि विकास बैंकों को शामिल किया जाता है। अच्छा साहब, इसके अलावा थोड़ी शानदार बात ध्यान देने वाली क्या है, इसमें इकोनॉमी सर्वे के डाटा के हिसाब से या आर्थिक समीक्षा के हिसाब से अपन बात करें तो कुछ विशेष बातों पे अपन क्या करते हैं, इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से चर्चा करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो कौन से बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा। किसके द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा। कृषि क्षेत्र में अपन बात करें, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वित्त का योगदान कौन सी बैंकों का है, अपन बात करें उन बैंकों का नाम है व्यापारिक बैंक। कौन सी बैंक है, व्यापारिक बैंकों का सर्वाधिक क्या होता है, योगदान होता है। किस में होता है, कृषि क्षेत्र में। इनके द्वारा कृषि क्षेत्र में जो व्यापारिक बैंक है, इन व्यापारिक बैंकों को जो कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो कितना उपलब्ध कराया जाता है, 72.5%। व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है या वित्त जो पैसा दिया जाता है वो 72.5% सर्वाधिक इसका योगदान रहता है। व्यापारिक बैंकों का क्या रहता है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान होता है। अगर अपन इसके थोड़ा डीप में भी चले, जैसे बातों को समझना कैसे, जैसे इसमें मैं बताना चाहूँ कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है, अगर मैं बात करूँ कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है कृषि क्षेत्र में, 72.5%। इस 72.5% की अगर मैं बात करूं, इसका 40% ऋण, इसका 40% ऋण प्राथमिक क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है। किसको कराया जाता है, प्राथमिक, अगर मैं बात करूं प्राथमिक क्षेत्रों को क्या उपलब्ध कराया जाता है,
अगर मैं बात करूं कितना 40% ऋण व्यापारिक बैंकों के द्वारा 72.5% का कुल 40% अगर मैं बात करूं 40% ऋण प्राथमिक क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका 18% कृषि क्षेत्र में क्या किया जाता है, कृषि क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है साहब, तो अपन ने क्या पढ़ा कि साहब किसानों को इनके द्वारा बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पहला व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक में बात करें तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जो ऋण या वित्त का योगदान है वो किसका है, व्यापारिक बैंकों का है। कितना, 72.5%। इस 72.5% का जो 40% है वो प्राथमिक क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है ऋण के तौर पर। और इसका 18% किसको, कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है। ये आर्थिक समीक्षा के हिसाब से क्या है अपन बातें कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा आगे समझना कि भाई अपन आगे बात करें और कौन सी बैंकों का, ये नाबार्ड बैंक। ये नाबार्ड बैंकों की अगर बात करें तो इस बैंक को अगर बात करें तो इसके लिए शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। कौन सा पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना इस पे कि अगर अपन बात करें नाबार्ड की, अगर नाबार्ड की अगर बात करें, पहली बात इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें कि साहब इसे बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या बोला जाता है इसको, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। किसको बोला जाता है, नाबार्ड को बोला जाता है। अच्छा साहब, ये नाबार्ड थोड़ी प्रसिद्ध है और इससे एग्जामिनर सर्वाधिक क्या पड़ता है, पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है नाबार्ड से कि भाई नाबार्ड को अगर बात की जाए इसे क्या बोला जाता है, इसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को बोला जाता है। इसके अलावा इसकी सबसे जो शानदार बात है वो शानदार बात क्या है कि साहब पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 12 जुलाई, अगर मैं बात करूं नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी 12 जुलाई को की गई थी। और कब की गई थी, 1985 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1985 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, थोड़ा ध्यान देना कि साहब पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, तो नाबार्ड की जो बैंक की स्थापना की गई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1985 को। पूछा जाए कि साहब इसकी कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा साहब, इसके बाद पूछा जाए कि भाई नाबार्ड का जो मुख्यालय स्थित है वो कहां पर है। नाबार्ड बैंक का जो मुख्यालय स्थापित किया गया है ये मुंबई में किया गया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहां पर मुंबई में इसका जो है क्या मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या किया गया है, स्थापित किया गया। किसका, नाबार्ड का। ये सर्वाधिक प्रमुख बैंक है जो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान इसका भी है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 12 जुलाई 1985। अच्छा साहब, इसके बाद अगर बात करें वर्तमान में पूछ लिया जाए कि साहब इसका जो अध्यक्ष है, अगर पूछ लिया जाए कि साहब वर्तमान में इसके नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो उनकी बात करें तो उनका नाम है, अगर मैं बात करूं राजाजू चिंताला। क्या नाम है, राजाजू चिंताला। किसका नाम है, जो वर्तमान में अपन बात करें नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका है, जो चेयरमैन है उनकी बात करें उनका नाम क्या है, राजाजू चिंताला। ये वर्तमान में इसके क्या है, इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा अपन नाबार्ड को प्रमुख क्यों मान रहे हैं, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई कृषि में जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है या कृषि वित्त की बात करें वो 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अब सुनना थोड़ी बात, मैं बात कर रहा हूं नाबार्ड बैंक की। ये नाबार्ड बैंक को कृषि के क्षेत्र में सबसे शीर्ष संस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि के वित्त क्षेत्र में सर्वाधिक शीर्ष संस्था किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है नाबार्ड को। एक और बार बड़ी शानदार बात, इसको आपको नोट भी करना है कि अगर पूछा जाए कि नाबार्ड इन बैंकों में से कि भाई किस बैंक को कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वाधिक शीर्ष संस्था कहा जाता है, वो नाबार्ड को कहा जाता है।
इसको सीड संस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैंकों में अगर मैं बात करूं सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में योगदान व्यापारिक बैंकों का होता है, लेकिन इसे सीड संस्था नाबार्ड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसे प्रकार की बैंक है जो किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। कौन सी बैंक कराती है? नाबार्ड बैंक ये उपलब्ध कराती है। तो अपन ने ये नाबार्ड के बारे में पढ़ा। नाबार्ड की बात करें तो साहब इसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। स्थापना 12 जुलाई 1985 कौन सी योजना के तहत? अगर यहाँ परियोजना के तहत की गई थी, या कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। मुख्यालय कहाँ पर है? अगर मैं बात करूं तो मुंबई में मुख्यालय। इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? राजू जी। अगर बात करें चिंताला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इससे कृषि वित्त क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सीड संस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 3 प्रकार के ऋण किसानों को उपलब्ध कराती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अपन ने पढ़ लिया व्यापारिक बैंक जो इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद अपन ने किसका पोस्टमार्टम कर लिया? नाबार्ड का। अब बात करते हैं अपन कौन सी? भूमि विकास बैंक की, जो लास्ट में दे रखी है। इसके लिए बहुत शानदार बात इकोनॉमी सर्वे में इसका उल्लेख दे रखा है। अपन बात करेंगे कौन कौन सी बात है, देखो। इसके अलावा अपन बात करते हैं, इसमें आता है अगली जो बैंक का प्रकार है वो कौन सा? भूमि विकास बैंक। कौन सी बैंक है? भूमि विकास बैंक। इस बैंक की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह बैंक सिर्फ किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध या दीर्घकालीन ऋण या वित्त उपलब्ध कराती है। कौन सा कराती है? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। व्यापारिक बैंक का सर्वाधिक योगदान है। नाबार्ड की बात करें, तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। और भूमि विकास जो बैंक है, ये बैंक सिर्फ किसानों को एक कौन सा? दीर्घकालीन ऋण या वित्त क्या करती है? उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से कौन सा ऋण किसानों को उपलब्ध कराती है? तो एकमात्र ऋण उपलब्ध कराती है दीर्घकालीन ऋण। और हम जानते हैं कि दीर्घकालीन ऋण एक लंबे समय के लिए किसानों को दिए जाने वाला ऋण है। यह ऋण की बात करें या इस वित्त की बात करें तो यह 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि भाई सहकारी बैंकों की। कौन सी बैंकों की बात करते हैं? सहकारी बैंक। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब राजस्थान में सबसे पहले, अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले सहकारी समिति, अगर बात करें राजस्थान में सबसे पहले सहकारी साख समिति की स्थापना कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी अजमेर। अजमेर में एक जगह आती है कौन सी? बिनाय। बिनाय में इसकी क्या की गई थी? पहली सहकारी समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1905 में। अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले सहकारी साख समिति की स्थापना कब की गई? 1905 में। कहां पर? अजमेर में आता है बिनाय। उस बिनाय में सहकारी समिति की पहली की क्या की गई थी? स्थापना। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा अपन ने पढ़ा अभी कि भूमि विकास बैंक किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराता है वो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए। लेकिन अपन बात करें कि जो ये सहकारी समितियां होती हैं, जो सहकारी साख समितियां होती हैं, ये किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराती हैं या वित्त जो उपलब्ध कराती हैं, ये अल्पकालीन, शॉर्ट टाइम के लिए अल्पकालीन ऋण क्या करती हैं? मात्र अगर बात करें तो ये कितने? लगभग 15 महीने के लिए ये सहकारी समितियां किसानों को ऋण या वित्त उपलब्ध कराती हैं। सहकारी समितियों की विशेषता कि राजस्थान में सबसे पहले अजमेर के बिनाय में 1905 में स्थापना की गई पहली सहकारी साख समिति की। इसके अलावा यह अल्पकालीन ऋण क्या करती है? उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक की बात करें, ये किसानों को अगर बात करें दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है लंबे समय तक। नाबार्ड की बात करें, यह किसानों को 3 प्रकार के ऋण क्या करती है? उपलब्ध कराती है। इसलिए इसे कृषि क्षेत्र में या कृषि वित्त में सबसे सीड्स क्या माना जाता है? संस्था माना जाता है नाबार्ड को। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कौन सी? व्यापारिक बैंक। कैसा? कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक जो वित्त का सर्वाधिक योगदान पाया जाता है वो कौन सी बैंकों का होता है? व्यापारिक बैंकों का। क्योंकि यह अपने कुल 72.5% का 40% प्राथमिक क्षेत्रों को उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें से 18% इनको कृषि क्षेत्र में क्या कर रखा है? निर्धारित कर रखा है। तो अपन ने ये क्या पढ़ा था? कृषि वित्त के स्रोतों में अपन ने क्या की थी? चर्चा की। अब इसके अलावा अपन आगे बात करें
आगे बात करें तो आता है कि भाई भारत सरकार के द्वारा या अपन बात करें राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर राजस्थान की कृषि में क्या क्या सुधार किए गए, उन सुधारों के बारे में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, ये हम जो पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है या वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।